नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से टॉप प्रश्नों का संग्रह। जी हां दोस्तों, पिछले दिन टॉप प्रश्नों का संग्रह चला था जिसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन क्या किए थे कि दोस्त डिस्कस करा दिए थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या थे कि बहुत क्वेश्चन बच गए थे, उसी का आज क्या है कि हम यहाँ पे डिस्कस कराएंगे। तो दोस्त बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। बहुत सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पे जो एग्जाम होती है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मान के चलिए कि एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं उसमें से आपको काफी हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लीजिएगा, और जो लोग नए हैं दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अगले दिन से आपको क्या करेंगे कि जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है उससे भी लेकर के हम आएंगे, ठीक है। तो जो लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 5 से 7 दिनों, एक सप्ताह के अंदर में आप लोगों का क्या होगा, एएलपी सीबीटी 2 के एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अपना फिर एग्जाम दे दीजिएगा। तो तब तक अभी एक समय है, तो ढंग से प्रिपरेशन कर लीजिए। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि दोस्त इस टॉप प्रश्नों का जो संग्रह है, जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं उसको एक एक करके देखते हैं। क्योंकि अब आपके पास क्या है कि थोड़ा सा वक्त है, और कस के हुंकार लगाइए और कस के मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिएगा, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ये चीज कहा गया है इस क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से कि इसमें कहा दिया है कि विद्युत मशीनों के लिए कोर लेमिनेशन का उपयोग जो है क्यों किया जाता है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो विद्युत मशीन जो होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती है, उसमें कोर लेमिनेशन किया जाता है। तो कोर लेमिनेशन आखिर करते क्यों है, हमें कोर लेमिनेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये चीजें हमें जानना है, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ऑप्शन के अनुसार अगर चलिएगा तो आपको ऑप्शन भी बताएंगे और बता देते हैं ये चीजें कि आखिर कोर लेमिनेशन क्यों किया जाता है, ठीक है। देखिए आपको दिखाते चलते हैं, आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा ये सेकेंड नंबर। क्या बम्बर धारा जो होती है, यानी कि ईडी करंट जो होती है, उसको नुकसान, उससे जो नुकसान होती है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है कि उसके कोर को, जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसको कोर को क्या किया जाता है कि लेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। किसको, ईडी करंट को कम करने के लिए। और ईडी करंट से आखिर कौन कौन से लॉसेज होती है, तो आपको पता है कि ईडी करंट से जो लॉसेज होती है वो कई तरह के लॉसेज होती है। आपको कई तरह के लॉसेज देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप जाइएगा तो ये कॉपर लॉसेज देखने के लिए मिलेगा मशीन में। तो ये कॉपर लॉसेज हो गया, कॉपर लॉसेज पहला नंबर। तो ये चीज जान लीजिए कि आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी ये चीज हो जाता है कि आयरन लॉसेज, तो ये आयरन लॉसेज आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरी ये चीजें हो जाती है कि जैसे कि मैकेनिकल लॉसेज, मशीन की जो इंटरनल पार्ट होती है उसकी लॉसेज आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या होती है कि आपको लॉसेज जो है देखने के लिए मिलती है। किससे होती है, तो ईडी करंट उत्पन्न होती है उससे लॉसेज होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उसके कोर को लेमिनेट कर दिया जाता है कि ईडी करंट कम उत्पन्न हो और कम लॉसेज हो, ठीक है। ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। देखिए बाकी इस सब का अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेकर के भी पढ़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे ये सारा पीडीएफ जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से पीडीएफ लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उस सब का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पढ़ा हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड नंबर देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्या कहा गया है कि इंडक्शन मोटर में कहता है कि स्लिप के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये हमें जाना है। तो इंडक्शन मोटर पढ़े होइएगा, उसमें स्लिप भी पढ़े होइएगा, तो स्लिप के बारे में इसमें से जानना है आपको कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलिए देखते चलिए। पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि हमेशा ये जो सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो 0 होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला चल दिए, देखिए कहता है कि यह मोटरिंग मोड के दौरान क्या होता है कि ऋणात्मक होता है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तीसरा नंबर ये चीजें कह रहा है आपको कि लोड बढ़ने पर बढ़ता है स्लिप, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर लोड बढ़ा दीजिएगा मोटर पे चाहे कोई भी मैकेनिकल पे, तो उसका क्या होगा कि लोड बढ़ने पे क्या होता है कि स्लिप का मान जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। स्लिप का मान बढ़ता कैसे है, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर मोटर चल रही है, ठीक है, तो मोटर अगर चल रही है, सपोज दैट मान लेते हैं कि मोटर है, मोटर अगर चल रही है तो मोटर के चलने पर क्या कीजिएगा कि इसका लोड अगर बढ़ता है, इसका लोड अगर आप बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं लोड, इस कंडीशन में क्या होगा कि इंक्रीज जब कीजिएगा तो इसका टॉर्क क्या होता है कि बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, टॉर्क वो भी इंक्रीज कर जाता है, टॉर्क जो है सो, ठीक है। अब इंक्रीज करने से क्या होता है कि मोटर का जो स्पीड होता है वो स्पीड क्या होती है इसकी घट जाती है, ये डिक्रीज कर जाती है स्पीड, ठीक है। ये स्पीड क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। स्पीड जब डिक्रीज करता है तो क्या होता है कि स्लिप का मान बढ़ जाता है। ध्यान रखना है ये चीजें। स्लिप क्या करता है कि इंक्रीज कर जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा, आराम से इसको आप मार सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं।
देख लीजिए अगला नंबर दे दिया कि ट्रांसफार्मर कोर में सबसे अधिक जो है इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री कौन सी होती है, ये हमें जानना है। ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक, ट्रांसफार्मर के कोर की बातें कर रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर जो होता है उसके कोर में सबसे अधिक क्या इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको तो ये चीजें पता है कि ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन से बना होता है, लेकिन उसमें लेमिनेशन करने के लिए, लेमिनेट करने के लिए सबसे अधिक क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, ये चीजें हमें जानना है। देखिए आपको ऑप्शन के बेसिस पे अगर चलते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं और अच्छे तरह से बता भी देंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के कोर में सबसे अधिक जो इस्तेमाल किए जाने वाली चीज होती है वो स्टील होता है, जिसे कोल्ड रोल ग्रेन स्टील के नाम से जानते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा, कोल्ड रोल ग्रेन स्टील। ये चीजें जान लीजिए कि ये सबसे अधिक होती है। आप थोड़ा सा समझिए, ट्रांसफार्मर का ये कोर होता है, ठीक है, ये लेमिनेटेड कोर होता है, आपको पता ही होगा। तो ये आपको कई तरह से लेमिनेटेड कोर किया जाता है। एक तो जान लीजिए कि ये स्क्वायर शेप में होता है, ये जिसको हम लोग जो है सिंगल लेमिनेशन कहते हैं, वो सिंगल चीजें होता है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है कि लेमिनेशन किया जाता है। ये जो होता है क्या होता है कि स्टील का बना होता है, क्या होता है स्टील का। इसको ध्यान में रखिएगा, आप वैसे पढ़े होइएगा आप लोग अच्छी तरह से। ये स्टील का बना होता है, ठीक है। कौन सा स्टील का होता है ये जान लीजिए, तो सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। ये सिलिकॉन स्टील का क्या होता है कि कोर बना होता है। दो तरह के होते हैं, एक तो ये हो जाता है जो सिंपल स्क्वायर में होता है जिसको सिंगल लेमिनेट कहते हैं ये, और दूसरी ये चीज होते हैं कि एक आई वाला होता है, आई साइड का होता है, ठीक है। दूसरा जो है ई टाइप का होता है। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि लेमिनेट किया जाता है। तो पहले आई जैसे कि यहाँ पे लगा दिया, फिर ऊपर से ई लगा दिया, फिर ऊपर से आई लगाता है, नीचे से ई लगाता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि इसको जो है कोर को जो है लेकर के बाइंड किया जाता है, उसके बाद जो है इसको लेमिनेट किया जाता है। तो सिलिकॉन जान लीजिए, सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन स्टील ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। तो इसका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग, इसमें दे दिया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग जो होती है वो किस प्रकार की वाइंडिंग होती है, ये चीजें हमें जानना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग की अगर बातें कर लेते हैं तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो किस तरह की वाइंडिंग होती है, इसमें से देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि वो कॉसेंट्रिक बाइंडिंग होती है। क्या होती है, कॉसेंट्रिक। कॉसेंट्रिक कहने का मतलब क्या होता है कि एक ही सेंटर से क्या किया जाता है कि उसका बाइंडिंग किया जाता है, इसलिए उसको कॉसेंट्रिक बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है कि फेज मोटर है ये, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि आपका ये जो कॉसेंट्रिक वाइंडिंग है, ये कॉसेंट्रिक वाइंडिंग जो स्टार्टिंग वाइंडिंग ये होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मेन वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या, मेन वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये कॉसेंट्रिक वाइंडिंग होती है जो एक ही सेंटर से, ये जो आप देख रहे हैं ये मेन वाइंडिंग, इसी को जो है मेन वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉसेंट्रिक और ये जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो ये ध्यान रखिए, एक ही सेंटर से क्या होता है कि सारा वाइंडिंग चलते हैं, इसीलिए उसे कॉसेंट्रिक वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला नंबर देख लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में अगर मान लीजिए कि चला लेते हैं, दो ट्रांसफार्मर है या दो से अधिक ट्रांसफार्मर है, अगर उसको आप पैरेलल में चलाते हैं, तो पैरेलल में चलाते हैं तो उसका मतलब कि बेनिफिट क्या होता है, ये चीज जानना है, क्या लाभ मिलता है चलाने से, ये चीजें जानना है। चलिए आपको बताते चलते हैं। पहला नंबर तो देख लीजिए कि कहता है कि विश्वसनीय लोडिंग होता है, तो ये बिल्कुल सही है, विश्वसनीय लोडिंग होता है। दो या दो से अधिक जो है ट्रांसफार्मर अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो विश्वसनीय होगा, सब पे क्या होगा कि इक्वल इक्वल जो है उसका लोड जाएगा और एक विश्वास बनता है, मतलब कि ट्रस्ट कर सकते हैं कि ठीक है इक्वल ट्रांसफार्मर जो है आउटपुट वोल्टेज देता है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए, दूसरी ये चीजें आपको दे दिया है कि बिजली प्रणाली की क्षमता में क्या होती है कि वृद्धि होती है, ठीक है। बिजली की प्रणाली जो होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होती है, उसकी क्षमता, मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर को आप जो है 100 केवी का है, 100 केवी का अगर पावर क्षमता है, तो उसी तरह से पैरेलल में अगर जो है 5 ट्रांसफार्मर है तो 500 केवी का हो गया ना। तो एक ही ट्रांसफार्मर में 500 केवी तो स्टोर नहीं कर सकते हैं, अगर डिवाइड करके पैरेलल में लगा दिया तो ठीक है, उसकी क्षमता वृद्धि कर सकते हैं, ये भी सही है। तीसरी ये चीज जान लीजिए, तीसरा दे दिया कि सब स्टेशन की क्षमता में क्या होती है कि कमी आ जाती है। तो सब स्टेशन समझते हैं, जो पावर स्टेशन होती है वहां से पावर जो आती है इलेक्ट्रिसिटी वो सब स्टेशन पे आती है। सब स्टेशन पे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो होती है वो पैरेलल में कनेक्टेड होती है, और वहां से क्या होता है कि जो है डिस्ट्रीब्यूट पावर किया जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वहां से क्या होता है कि लोड जो होता है वो एक ही ट्रांसफार्मर पर नहीं पड़ता है बल्कि सब पे पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पावर घर हो गया, पावर हाउस हो गया, ठीक है, पावर स्टेशन कहते हैं इसको, पावर स्टेशन। अब यहां से क्या होता है कि सब स्टेशन पे जाता है, क्या आता है, सब स्टेशन पे ये चीजें जाता है, ठीक है, सब स्टेशन पे जाता है। मान लीजिए कि इधर भी आ गया, सब स्टेशन आ गया, तो ये सब स्टेशन पे क्या होता है कि ये पावर ट्रांसफार्मर का जाता है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि पैरेलल में क्या होता है कि सारे ट्रांसफार्मर जो है कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। ये क्या होता है कि पैरेलल में सारे ट्रांसफार्मर क्या होते हैं कि कनेक्टेड होते हैं यहां से, ठीक है।
तो अगर 5 के बी यहां भी है, 5 के बी का है, ये भी 5 के बी का है, 5 के बी का ये भी है, तो ये चीजें जान लीजिए कि सब पे तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट पर है। तो सब पर क्या होता है कि इक्वली जो है पावर जो है पड़ता है। इसलिए क्या है कि इसकी क्षमता में क्या होता है कि पावर की जो स्टेशन होती है उसकी क्षमता में क्या होती है कि कमी आ जाती है, क्योंकि सब इक्वल ट्रांसफर करता है। तो ये आपका क्या है, ये भी सही है। मतलब अगर देखा जाए तो ये तीनों सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अब ये चीजें देख लीजिए, आपको जैसे बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर की बातें कर लिया गया है, ठीक है। एक तो ट्रांसफार्मर आपका ये चीजें हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया, और इसी के पैरेलल में दूसरा ट्रांसफार्मर ये है, ठीक है, ये है। तो मान लीजिए कि अगर हम जो है मान लीजिए कि 100 केवी का है, 100 केवी का अगर ट्रांसफार्मर है, तो 100 केवी का है तो सिर्फ एक ट्रांसफार्मर पर अगर 100 केवी देते हैं तो इस पे लोड जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। वो लोड क्या हो जाए कि ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि मान लो कि इस पे जो है 50 केवी का, ये 50 केवी दे दिया, इसको 50 केवी दे दिया, तो इस पे क्या होता है कि लोड कम हो जाता है और आसानी से क्या होता है कि दोनों इक्वल होता है, पैरेलल में होता है। तो जितना इस पे लोड होता है उतना ही इसी पे लोड होता है। तो दोनों क्या होता है कि पैरेलल में जो आउटपुट जो देता है, ये आउटपुट जो देता है वो आउटपुट क्या होता है कि इक्वल देता है, जिससे क्या होता है कि इसकी इस पे जो होती है भार, इस पे क्या होता है कि कमी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर है कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का उपयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, ये चीजें जानना है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज किसके लिए हम लोग करते हैं, ये चीजें हमें जानना है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की अगर बातें कर लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होता है वो सिर्फ डीसी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, डीसी के लिए। अब ये चीजें जान लीजिए कि कैपेसिटर जो करता है, क्या करता है कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है कि स्टोर करने का काम करता है, वोल्टेज को स्टोर करने का काम करता है। अब थोड़ा सा समझिए, बताते हैं। ये तो हो गया कि केवल डीसी, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपका कैपेसिटर होता है, ठीक है। ये कैपेसिटर का संरचना है, फिर आपको अच्छी तरह से बता देते हैं। कैपेसिटर इसमें देख लीजिए, इसमें जो आपका ये जो दिख रहा है बड़ा वाला लेग जो दिखता है, तो ये बड़ा वाला लेग ध्यान रखिएगा, ये बड़ा वाला लेग जो होता है ये एनोड होता है। क्या होता है, एनोड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, एनोड होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये कैथोड होता है, ये कैथोड छोटा वाला लेग जो होता है सो। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस लेग से आप पहचान सकते हैं कि कौन प्लस है कौन माइनस है। तो इसमें जो है क्या होता है कि ये अगर इसको जब उतारिएगा तो ये सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है ये प्लास्टिक का होता है। क्या होता है, ये प्लास्टिक का सबसे ऊपर वाला होता है। इसके अंदर में जाइएगा, जैसे इसके अंदर में जाते हैं तो ये एल्युमिनियम का आपका सेकेंड भाग जो है ये दिखने के लिए मिलेगा। ये सेकेंड भाग, पहला वाला भाग ये आपको देखने के लिए मिलेगा जो प्लास्टिक का होता है। उसके अंदर में जाइएगा तो ये तीसरा नंबर भाग जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो ये जो आप देख रहे हैं ये मेटल का होता है, ठीक है, ये मेटल का होता है, ये भाग आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो होता है ये चौथा नंबर जो है नॉन मेटल का होता है। उसके बाद ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये पांचवा नंबर में ये चीजें होता है। छठा ये दोनों टर्मिनल होता है, 5 6 जो होता है सो, ठीक है। तो इस तरह का होता है। आप समझिए कि केवल डीसी कैपेसिटर क्या करता है, केवल डीसी जो है देने का काम करता है। कैसे आप बताते हैं, देख लीजिए। क्योंकि कैपेसिटर की बातें अगर कर लेते हैं दोस्त, कैपेसिटर क्या करता है, मान लीजिए कि आप एसी और डीसी दोनों करंट अगर मान लीजिए कि इस कैपेसिटर से होकर के पास करा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करेगा कि यह एसी को क्या करेगा कि नोट अलाउड करेगा, अलाउ ही नहीं करेगा, एसी को अपने से अंदर होकर के पास होने ही नहीं देगा। ध्यान रखिएगा ये चीजें। किसको पास होने देगा, इसको अलाउ नहीं करता है, इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करता है एसी को। ये सिर्फ क्या करता है कि डीसी को अलाउ करता है, डीसी अलाउड करता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ डीसी को पास होने देता है अपने से होकर के कैपेसिटर जो है सो। तो ये डीसी वाली वोल्टेज को क्या करता है कि स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए यूज किया जाता है। ये एसी को अपने अंदर से होकर के पास नहीं करता है, ठीक है। डीसी को अलाउ करता है, एसी को नहीं करता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अगला नंबर देखिए, कहता है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध जो है हमेशा घटता है। तो किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध हमेशा कब घटेगा, ये चीजें जानना है। किसी भी प्रतिरोध कब घटेगा, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मान कब कम होगा, ये जानना है। देखिए रेजिस्टेंस का पता होगा आपको, पर हो गया था रेजिस्टेंस का मान किस किस चीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर आपको बताते चलते हैं कि किस किस पे डिपेंड करेगा। देखिए प्रतिरोध का मान कब हो जाएगा कम, तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। कब, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कीजिएगा कि अधिक कर दीजिएगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है जब उसको अधिक कर दीजिएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान कम जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एल्युमिनियम का वायर जान लीजिए, एल्युमिनियम का चांदी के, दोनों को जान लीजिए, तो किसमें सबसे ज्यादा जो है करंट पावर सप्लाई जो है अच्छी तरह से शुद्ध जाएगा, चांदी वाले में जाएगा, एल्युमिनियम वाले में कम जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि एल्युमिनियम में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन चांदी वाले में चले जाइए तो चांदी वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होता है कि प्रवाह होने की वो ज्यादा होता है, इसलिए वो अधिक कंडक्टिविटी होता है। जबकि एल्युमिनियम क्या होता है कि कम कंडक्टिविटी होती है, उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रवाह करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रतिरोध का मान जो है
घटेगा वो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगा तो। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर है आंसर। देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है आपका, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब इसमें आपको बताते चलते हैं कि जैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दीजिएगा, वैसे क्या होगा कि रेजिस्टेंस का मान जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस का मान, सीधा सी बात जानिए ना कि रेजिस्टेंस का मान किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का मान जो होता है वो तार के लंबाई के समानुपाती होती है। अगर तार के लंबाई को अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो ये चीज जान लीजिए कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। ये चीज तो परे होइएगा। दूसरी ये चीजें परे होइएगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये है, तो ये एरिया इसका क्या कहलाता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, जो वलयाकार क्षेत्रफल देख रहे हैं उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल इस एरिया को अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो बढ़ाने से क्या होगा आपका कि ये जान लीजिए कि रेजिस्टेंस का मान जो है घट जाता है। तीसरी ये चीजें जान लीजिए, तीसरी चीजें कि आर का मान जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का मान अगर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए आपको ऑप्शन में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स का मान बढ़ाने पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। चौथी ये चीजें जान लीजिए कि ये जो होगा ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती है, नंबर ऑफ जो है जान लीजिए कि ये कंडक्टिविटी जो होती है सो, जैसे तार मान लीजिए कि किसी तार की अगर संख्या इसमें जो है लपेटों की संख्या अगर ज्यादा होती है इसमें, तो इसमें लपेटों की संख्या अगर मान लीजिए कि तार की संख्या इसमें ज्यादा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ जो है ये वायर का जो होगा अधिक होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होते ही क्या होगा कि रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा। ठीक है, तो इस सब को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि यदि किसी मशीन की दक्षता कहता है कि अधिक होनी है, किसी मशीन की अगर मान लीजिए कि एफिशिएंसी अगर अधिक होनी है तो इसमें से क्या कम होना चाहिए ये हमें जानना है। तो इसमें से क्या कम होगा जिसके वजह से क्या होना चाहिए कि मशीन की एफिशिएंसी, मशीन की दक्षता क्या होना चाहिए कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होना चाहिए, देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि मशीन में लॉसेज अगर कम हो जाए, लॉसेज जो होती है ईडी करंट की वजह से, अगर उसकी वजह से अगर लॉसेज कम होना शुरू हो जाए तो मशीन की दक्षता क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन से लॉसेज होती है। जैसा कि आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि क्या होता है इसमें, आयरन लॉसेज, क्या आयरन लॉसेज, ये लॉसेज होती है मशीन में। दूसरी चीजें आपको बता भी दिए थे, क्या, कॉपर लॉसेज, कॉपर लॉसेज। तीसरी ये चीजें बता दिए थे आपको कि मैकेनिकल लॉसेज, मैकेनिकल लॉसेज। अगर ये सभी लॉसेज अगर कम हो जाए, अगर ये सभी लॉसेज कम हो जाए तो मशीन की दक्षता क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। और ये सभी लॉसेज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ईडी करंट की वजह से होती है। और ईडी करंट को कम करने के लिए ही आपको बता दिए थे शुरू में कि लेमिनेशन किया जाता है कोर को। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। अगला नंबर दे दिया है कि सर्किट चाहे आपका एसी हो जाए या आपका सर्किट डीसी हो जाए, ठीक है, करंट का मान जो होगा वो हमेशा क्या, उसका परिमाण जो होगा वो कम करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा होगा ये जानना है। तो करंट आपका एसी हो या डीसी हो, करंट एसी हो या डीसी हो, धारा यानी कि करंट का मान जो है उसको कम मतलब कि कम करने के लिए सबसे प्रभावित इसमें कम हो क्या होगा, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो करंट के मान को कम कर देता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है कि करंट के मान को कम कर देता है। अगर कंडक्टिविटी है उसमें अगर रेजिस्टेंस का मान अगर अधिक है तो जान लीजिए कि आपका जो है धारा का मान यानी करंट का मान कम होगा। रेजिस्टेंस का मान कम है तो धारा का मान अधिक होगा। ये चीजें तो आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, करंट के, करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ये करंट का मान बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, करंट का मान घटेगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। ये चीजें होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके वजह से क्या होता है कि करंट का मान कम हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे देखिए रेजिस्टेंस का तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंबल ये होता है, रेजिस्टेंस का पता ही होगा, ये सिंबल है। ये इस तरह का आपको जो मार्केट में देखने के लिए मिलता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सर्किट होते हैं उसमें कंपोनेंट्स के रूप में इसको इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, तो शायद आपको पता भी होगा साइन ये लोग हम लोगों ने क्या क्या है कि रेजिस्टेंस का पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, दे दिया है कि 100 वोल्टेज दे दिया है, ये 100 वाट का लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, देखिए इसमें प्रतिरोध का मान निकालना है, बहुत अच्छा है। इसमें आर का मान क्या है, ये चीजें निकालना है।
ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले तो चल लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं, बना करके देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चलते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या दे दिया है, देखिए वोल्टेज का मान दे दिया है आपको, वोल्टेज का मान कितना दे दिया है, 220 वोल्ट दे दिया है, पहली नंबर चीज है। ये वाट दे दिया, वाट मतलब क्या, क्षमता होता है, ये पावर दे दिया, शक्ति दे दिया है, 100 वाट दे दिया है, क्या 100 वाट। हमको क्या करना है कि रेजिस्टेंस का मान निकालना है कि रेजिस्टेंस का मान आखिर होगा क्या। देखिए रेजिस्टेंस का मान निकालना है, रेजिस्टेंस को मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V²/P। इसी पे क्या करेंगे कि कैलकुलेट कर देंगे। जब कैलकुलेट कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है। रेजिस्टेंस के मान को आप कैलकुलेट कीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, V के जगह पे क्या करेंगे, 220 का होल स्क्वायर कर देंगे और ये बाई 100 कर देंगे। जब इसको कीजिएगा तो ये 22 का होल स्क्वायर 484 और 2 को जीरो बैठाइए होल स्क्वायर के लिए, ये 100 ये गया। यानी कि अगर देखा जाए तो आर का वैल्यू जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 484 ओम। ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 484 ओम इसमें से कौन है, ये थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल ज्यादा आपका भारी आएगा नहीं, न्यूमेरिकल आएगा इजी आएगा, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। फॉर्मूला याद होगा, आराम से चुटकी में बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि प्रत्यक्ष धारा, प्रत्यक्ष धारा कहने का मतलब क्या है कि डीसी करंट की बातें कर रहा है। डीसी करंट के मामले में इसमें से क्या होना चाहिए ये जानना है, ठीक है। तो देखिए डीसी करंट और एसी करंट तो हम लोग जो है 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो डीसी करंट एसी करंट में ज्यादा हमको डिफरेंस मतलब कि कठिन नहीं लगता है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हुइएगा तो आसान से जुबान पे ही याद होगा। चलिए इसको लेकर के चलते हैं। पहला नंबर तो देख लेते हैं कि क्या कहता है कि धारा का परिमाण जो होता है दिशा वो स्थिर रहता है डीसी वाले में, मतलब धारा और जो है ये उसकी दिशा डायरेक्शन वो स्थिर रहता है, उसका चेंज नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है, उसका चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ये ले लिए, ठीक है, वोल्टेज ले लीजिए, चाहे धारा ले लीजिए, चाहे करंट लीजिए, इसका डायरेक्शन ले लीजिए, चाहे इसमें धारा वोल्टेज धारा जो भी ले लीजिए। तो ये क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में क्या होता है कि चलता है, ये फ्लक्चुएट नहीं करता है। ये डीसी करंट जो होता है सिर्फ नहीं ना करता है। एसी क्या करता है कि एसी फ्लक्चुएट करता है। तो उसका एसी का क्या होता है कि इसमें परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है कि ये बदलते जाता है, लेकिन डीसी में क्या होता है कि नहीं बदलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें दे दिया है, तो ये आपका क्या हो गया कि एक ग्राफ दे दिया है, ठीक है। इस ग्राफ में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये डीसी है। ये जो डीसी देख रहे हैं ये डीसी क्या होता है कि चेंज नहीं होता, ये डायरेक्ट जाता है। जबकि ये जो एसी देख रहे हैं तो एसी क्या होता है कि फ्लक्चुएट करता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसको एसी कहते हैं, ठीक है। तो ये समय के साथ जो है इसका क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों चेंज होता है, जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि ट्रांसफार्मर की क्रिया में किस प्रकार के फ्लक्स की आवश्यकता होती है, ये हमें जानना है। देखिए ट्रांसफार्मर की क्रिया में किस प्रकार के फ्लक्स की आवश्यकता होती है, तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग जो होता है एसी वाला जो फ्लक्स होती है उसकी जरूरत होती है, ठीक है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कहते हैं हम लोग, इसकी जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, थोड़ा सा ये भी हम समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की क्रिया में ये अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स की आवश्यकता आखिर होती क्यों है। चलिए इसकी तो आवश्यकता होती है, देखिए जैसे कि ये ट्रांसफार्मर हो गया, तो ये प्राइमरी हो गया आपका, और ये क्या होगा कि आपका सेकेंडरी हो गया। ये प्राइमरी हो गया। प्राइमरी से क्या करते हैं कि हम लोग जो है इनपुट में क्या करते हैं कि वोल्टेज को देते हैं। क्या करते हैं कि इनपुट को पावर सप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये काम क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये काम करता है कि यहां से जो डीसी वोल्टेज जाएगा तो यहां तक के क्या होता है कि आउटपुट के लिए फ्लक्स उत्पन्न हो सके, इसके लिए क्या करता है कि यहां पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में क्या करता है कि काम करता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो देख रहे हैं ये इसके चारों ओर ये वोल्टेज को आगे बढ़ाने के काम करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये फ्लक्स निकल रहा है, तो इसको लीकेज फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि 5 वोल्ट तक आवेश 5 माइक्रो संधारित्र दे दिया है। इसमें आवेश जो होगा वो किसके बराबर होगा ये हमें जानना है। क्यू का मान बता देना है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग पढ़े हुइएगा, ये तो न्यूमेरिकल ही है, इजी न्यूमेरिकल देता है, ज्यादा भारी तो देता नहीं है इसमें। देखिए इसमें 5 वोल्ट दे दिया है। तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दे दिया है, क्या क्या नहीं दे दिया है। 5 वोल्ट दे दिया मतलब कि वी के मान दे दिया है 5 वोल्ट, ठीक है। दूसरा देख लीजिए इसमें 5 माइक्रो फैराड जो है संधारित्र, संधारित्र मतलब क्या, कैपेसिटर, कैपेसिटर या कंडेंसर का ये उसको सी से इंडिकेट करते हैं, उसको भी दे दिया है ये, ठीक है।
तो उसे भी दे दिया है, कितना दे दिया है 5, ये 5 माइक्रो फैराड दे दिया है। इसमें निकालना क्या है, हमें आवेश का मान निकालना है कि आवेश का मान होगा क्या। तो आप लोग पढ़े होइएगा अच्छे तरीका से कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें जो होता है वो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आप पढ़े हैं C इंटू V होता है, पढ़े ना, कंडेंसर या कैपेसिटर पढ़े होइएगा, उसमें आपको पता ही होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि शायद आपको पता ही होगा ये कि 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो बराबर क्या होता है 10 टू द पावर -6, यही ना होता है फैराड जो भी हो जाए। ठीक है, तो 10 टू द पावर 6 होता है, मिली में जाइएगा माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा ये चीजें, माइनस है ये, ऐसा नहीं कि प्लस मान लीजिएगा, माइनस होता है, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो करके होता है, उसको निकाल सकते हैं आप। तो इसी पे हम क्या करेंगे कि निकालेंगे, तो सी के मान क्या रखेंगे 5 रखेंगे, ज्यादा करना है तो आप गुना कर दीजिए V के मान से 5 से गुना कर दीजिए। तो ये आपका क्या होगा कि माइक्रो फैराड में नहीं जाएंगे क्योंकि कूलम्ब में लेकर के चलेंगे, कूलम्ब क्योंकि आवेश होता है Q का, तो कूलम्ब में लेकर के चलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइक्रो कूलम्ब आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, है इजी है सवाल, लेकिन पूछा भी गया है, ये जान लीजिए कि पूछा भी गया है, इसलिए हम लेकर के आए हैं, थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो जाए। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि बल्ब के टंगस्टन का फिलामेंट कहता है कि गर्म प्रतिरोध उसके ठंडा प्रतिरोध अधिक होता है, तो इसका जो है क्या करना है कि तापमान गुना के क्या होगा, इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होगा, ये चीजें जाना है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होगा, देखिए इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होगा हमेशा क्या होगा कि पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव, ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला नंबर देख लीजिए, इसमें दे दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बातें अगर कर रहा है तो उसमें संग्रहित विद्युत ऊर्जा की मात्रा कहता है को व्यक्त करने के लिए हम लोग किस शब्द का यूज करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है क्षेत्र फील्ड में, अगर जो है मान लीजिए कि कैपेसिटर में अगर एनर्जी जो है क्या है कि आपका स्टोर है, तो एनर्जी स्टोर है तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए हमेशा एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, हमेशा जूल में करते हैं। तो जूल उसका लिए क्या करता है कि हमेशा एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये जूल होगा कि कितना जूल जो है एनर्जी उसमें जो है स्टोर है, क्या है ये चीजें। ठीक है, अगर यही खाद्य पदार्थ के रूप में रहता, खाने वाले चीजें है उसकी ऊर्जा की अगर बातें कर रहा है, तब ये खाद्य पदार्थ में ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ी होइएगा खाद्य पदार्थ के रूप में। तो खाद्य पदार्थ के रूप में एनर्जी जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं, किसमें, कैलोरीज में। ध्यान रखना है, ये चीजें पूछे जाते हैं ये। तो खाद्य पदार्थ के लिए जो खाने वाले भोजन होते हैं उसकी एनर्जी के रूप में कैलोरीज को मेजर करते हैं, लेकिन अगर एनर्जी इलेक्ट्रिकल में आ जाए तो उसके लिए हम लोग जूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज जो है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है ये हमें जाना है। तो फ्यूज तो सभी लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो फ्यूज का मेन कार्य क्या होता है ये चीज जाना है। देखिए फ्यूज, विद्युत फ्यूज के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्यूज क्या करता है, फ्यूज यही करता है कि अगर मान लो कि करंट या वोल्टेज जो होती है क्या होती है, उसकी क्षमता से, उसकी रेटिंग जितनी फ्यूज होती है उसके रेटिंग से अगर अधिक जा रही है तो वह क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, गल जाता है, आगे जो है क्या होता है कि पावर जाने से रोक देता है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से रोक देता है, जिससे क्या होता है कि आगे घरों में जो उपकरण लगे होते हैं वो जलने से बच जाते हैं, यही तो काम करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि अधिक करंट होने पर सर्किट क्या हो जाती है, कटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि अधिक अगर करंट प्रवाहित हो रही है तो सर्किट कट जाए, ब्रेक हो जाए, और उसके आगे जो भी उपकरण लगे हो, पंखा, टेलीविजन, एसी, कूलर, फ्रिज जो भी, वो क्या हो कि जलने से बच जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए ये चीजें कि ये फ्यूज हो गया। तो ये फ्यूज होता है, आप इस तरह के फ्यूज को देखे हुइएगा, ये इसका ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, इसका ये ऊपर वाला भाग जो होता है वो ग्लास का बना होता है, क्या होता है, ग्लास, शीशा का बना होता है। फ्यूज आप लोग देखे होइएगा, ये क्या होता है कि ये मेटल ही होता है, क्या होता है, ये मेटल होता है। लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि फ्यूज ये सिर्फ हम एक दिखा रहे हैं, लेकिन फ्यूज कई तरह से होते हैं, कई तरह से यूज किए जाते हैं फ्यूज जो होते हैं, सो एक ही तरह के फ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन सबके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है कि फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। अंदर में ये जो वायर देख रहे हैं, ये वाला वायर जो देख रहे हैं, ये भी क्या होता है कि ये मेटल का ही होता है। ठीक है, जो मेटल से क्या करता है कि ये जो है कांटेक्ट करने का काम करता है, मेटल से कांटेक्ट करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि ये सर्किट बनता है इससे। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि फ्यूज में आखिर होता क्या है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्यूज जो होता है दो चीजों से मिलकर के बना होता है, फ्यूज दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला चीज जान लीजिए कि लेड यानी कि शीशा से, दूसरी ये चीज जान लीजिए कि टीन, किससे,
टीन से मिल करके बना होता है। ये जो फ्यूज होता है सो ये दोनों का मिश्रण होता है। इसमें जान लीजिए कि लेड जो होता है वो लेड कितने प्रतिशत तक की मिला होता है, तो लगभग जो है 75% तक मिली होती है, और ये 25% तक के क्या होती है कि ये टीन मिली होती है। ये दोनों को मिलाकर के ही क्या किया जाता है कि फ्यूज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और फ्यूज यही होता है कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है, कभी कभी आपको पूछ देगा कि फ्यूज का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि कम होता है, और रेजिस्टेंस उसका क्या होता है कि गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका हाई होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया कि भारत में एकल फेज यानी कि सिंगल फेज की बात कर रहा है, उसकी आपूर्ति के लिए वोल्टेज कितना होना चाहिए ये हमें जाना है। जैसे कि हम लोग घर में भी यूज करते हैं वोल्टेज पावर यूज करते हैं ना, तो हम लोग कितना पावर जो है सिंगल फेज यूज करते हैं। कभी कभी पहले होता था कि डबल फ्यूज यूज कर लेते थे, तो लोग डबल फेज जो सिंगल फेज अगर करता था तो डबल फेज से यूज कर लेते थे। लेकिन अब जनरली अब तो क्या है कि इंडिया के मतलब कि अब देखा जाए तो लगभग जान लीजिए कि हर जगह जो है बिजली जो है उपलब्ध हो गई है। जहां अच्छे शहर हैं वहां की बातें अगर कर रहे हैं, ठीक है, बिहार में चले जाइए या यूपी में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, आपको जो है इलेक्ट्रिक जो है ये 24 घंटा में जो है, मान लीजिए कि 24 घंटा तो प्रोवाइड नहीं, लेकिन 18 घंटा जरूर जो है बिजली प्रोवाइड हो जाती है। अगर 18 घंटा ना कहिए तो 15 घंटा तो जरूर ही हो जाती है, इससे कम नहीं होती है। तो बिजली जो है इस्तेमाल होती है। इसमें सिंगल फेज की बातें कर रहा था। सिंगल फेज में आप कितना वोल्टेज लेते हैं अपने घर में? देखिए सिंगल फेज में जो आप वोल्टेज लेते हैं वो 220 लेते हैं। कितना लेते हैं? 220 लेते हैं। लेकिन पहले क्या समय में अगर चले जाइए, अगर 10 ईयर्स अगर एगो चल जाते हैं, 10 ईयर्स पहले अगर चल जाते हैं तो बात कर लेते हैं हम, तब उसमें डबल फेज जो होता था घर में ले लिया जाता था। क्या होता था? डबल फेज घर में ले लिया जाता था। इसमें 220 वोल्ट इसमें होता था, 220 वोल्ट इसमें हो जाता था। इसका फ्यूज जो है कभी कभी उड़ जाता था, फ्यूज उड़ जाता था तो क्या होता था कि ये दोनों को आपस में जोड़ देता था। तो जोड़ने से जो करंट आउटपुट में निकलता था वो कितना निकलता था? वो 444 440 जिसको कहते थे। ठीक है, 400 ये 440 यानी कि 440 इसमें आ जाता था वोल्टेज जो है सो। अब 440 में एकदम जो है तगड़ा पावर जा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से इस्तेमाल लोग करते थे, या दोनों फ्यूज लगा करके जो है 440 इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये है, लेकिन इंडियन मापक के अनुसार अगर चला जाए तो ये सिंगल फेज में 220 वोल्ट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिएगा। अगला नंबर कहता है कि 3 फेज प्रणाली में कहता है कि आमतौर पर कितने कंडक्टर्स का यूज किया जाता है, ये हमें जाना है। तो 3 फेज अगर मान लीजिए कि अगर यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में चले जाइएगा, तो इंडस्ट्री वाले लोग क्या करते हैं कि 3 फेज का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो घर में है तो हम लोग घर में क्या करते हैं कि सिंगल फेज का इस्तेमाल करते हैं। या कुटीर उद्योग, अगर घर के आसपास में कोई उद्योग चला रहा है, छोटा मोटा मशीन बैठा रखा है, तो वो डबल फेज का यूज करता है। लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइएगा तो वो क्या करता है कि 3 फेज का यूज करता है। ठीक है, 3 फेज का यूज करता है तो उसमें क्या होता है? 3 फेज में क्या होता है दोस्त? 3 फेज में क्या होता है कि लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, ये तीनों का यूज होता है। मतलब कि 3 गो कंडक्टर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, 3 गो कंडक्टर्स होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 3 फेज की बातें कर रहे हैं, ये 3 फेज में होता है। और 2 फेज में होता है, 2 फेज में जैसे लोकल जो है, मान लीजिए कि कुटीर उद्योग अगर चला रहा है तो उसमें लाइन 1 और लाइन 2 ही यूज करते हैं। ये इसमें 2 ही कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और सिंगल फेज जो आपको हम बता दिए हैं, सिंगल फेज, ये सिंगल फेज में आपको क्या बता दिए हैं कि सिंगल फेज में सिर्फ लाइन 1 का ही यूज करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि घर के लिए यूज किया जाता है, किसी उद्योग के लिए नहीं किया जाता है। ये सिर्फ घर के लिए सिंगल फेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो होता है कुटीर उद्योग जो होता है, छोटा मोटा स्मॉल जो है, कहिए स्मॉल, एक तरह से बिजनेस जो होता है, मशीन होता है, स्मॉल मशीन अगर चला रहे हैं तो उसके लिए। बाकी ये जो होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है, इंडस्ट्रियल फील्ड में 3 फेज का इस्तेमाल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 3 गो होगा 3 फेज में, 3 गो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 करके होता है। डबल फेज में जाइएगा तो लाइन 1, लाइन 2 मिलेगा, और सिंगल फेज में सिर्फ लाइन 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि डायोड का कार्य क्या होता है। डायोड क्या करता है? आपको शुरू में ही बता दिए थे कि डायोड क्या करता है। डायोड अपने से होकर के सिर्फ डीसी सप्लाई पास करता है, एसी को अलाउड नहीं करता है। वो क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, अगर देख लिया जाए तो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि यह
एनर्जी को यानी कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है कि स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, डीसी के रूप में स्टोर करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बार में बता दिए थे, जैसे कि ये स्टोर हो गया, तो ये आपको बता दिए है कि एनोड होता है, जो बड़ा वाला साइन होता है उसको क्या कहते हैं कि एनोड कहते हैं, प्लस में ये माइनस में कैथोड होता है। आसानी से अगर आपको हाथ में अगर डायोड दे दिया, जैसे कि एलईडी होता है, एलईडी आप लोग जानते होंगे, छोटा सा एलईडी होता है बल्ब, उसमें एक लेग जो होता है बड़ा होता है, एक लेग जो होता है छोटा होता है। तो बड़े वाले लेग को आराम से पहचान सकते हैं कि कौन एनोड है, कौन सा कैथोड है। तो जो बड़ा वाला है उसका एनोड है, जो कैथोड है छोटा वाला है ये। तो ये कभी कभी एग्जाम में दे देगा, एलईडी में कहेगा कि इसमें कौन सा जो है लेग जो है आपका दे देगा नंबर 1 2 करके, कौन एनोड है कौन कैथोड है, ये चीजें पहचानने के लिए, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड बायोस में होता है, एक तो रिवर्स बायोस में होता है, ठीक है। इसमें फॉरवर्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि फॉरवर्ड है, आगे भेजने का काम करता है। इसमें रिवर्स में क्या होता है कि इस तरह का चीजें नहीं होता है जो इसमें दिखाया गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि एक इंडक्शन मोटर का रोटर कहता है कि किसके कारण घूमता है, ये चीजें जाना है। देखिए किसी भी इंडक्शन मोटर की रोटर की अगर बात कर लेता है तो रोटर क्यों घूमता है, तो रोटर घूमने का एक कारण होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न होता है वो क्या करता है कि रोटर को घुमाने का काम करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के उत्पन्न होने से ही करंट उत्पन्न होता है। और जब करंट उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि रोटर घूमता है। रोटर क्या करता है कि हमेशा धारा को क्या करता है कि पलटने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीजें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि आपका जो है ये रोटर जो होता है वो घूमते रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको बताते हैं, ये देख लीजिए। तो ये क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे क्या है कि उत्पन्न हो रहा है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या हो रहा है कि ये करंट है, यहाँ पे ये क्या करेगा, करंट जो है गोल गोल रोटेशन क्या कर रहा है कि ये स्टार्टर फील्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेगा, इसी वजह से क्या होता है कि स्टार्टर जो है ये घूमता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये 3 फेज है, 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर की बातें हैं, ये आपको बता दिए हैं। चलिए तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके लिए हम लेकर के आए थे, लेकिन अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। और अगले दिन से ही क्या करेंगे कि आप लोगों का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ध्यान रखिएगा ये चीजें, जिसको जिसको पढ़ना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या करेंगे कि दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा एवरीडे 7 PM में, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, यहीं पे आपको मिलेंगे। तो जो लोग नए हैं दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आएगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, तो जाकर के क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए फिलहाल क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन आपके लिए लेकर के आएंगे एक नए तरीके से एक नए टॉपिक। तब तक जय हिंद दोस्तों।